सो हमने बात की कि अगर 6 तक जो स्टैंडर्ड ड्रिंक्स हैं अगर लेंगे और बीएसी लेवल अगर 350 तक जाते हैं तो इट कैन लीड टू कोमा। एंड उस अबव दैट 600 तक अगर बीएसी चली जाती है इट में कंट्रीब्यूट टू डेथ। सो ये जो केसेस हैं कि एमनीशिया में पेशेंट जा रहा है, ब्लैकआउट हो गया या कोमा कोमा में जा रहा है, दैट इज ओवरडोजिंग। सो यूजुअली जो ओवरडोजिंग के केसेस होते हैं वी विल रेफर टू द हॉस्पिटल्स। हमारा काम है कि हाँ विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं। रोल ऑफ होम्योपैथी इज बेसिकली इनटू द मैनेजमेंट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, इनटू द मैनेजमेंट ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स एंड जो डे टू डे इलनेस पेशेंट में आ रही है बिकॉज ऑफ द यूसेज ऑफ दीज ड्रग्स और उसकी वजह से जो भी कंप्लेंट्स आती हैं उनके मैनेजमेंट के लिए। एंड देर इज लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की पेशेंट की जो क्रेविंग है उसको रिड्यूस करने के लिए दैट इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज हेल्पफुल। देन द फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। सो जीआई सिस्टम पर हमारे अल्कोहल अगर हम मॉडरेट अमाउंट में या माइल्ड अमाउंट में ले रहे हैं इट एक्ट्स एज एन एपेटाइजर। It can cause gastritis or with hyperemia. It can lead to vomiting, nausea and vomiting. कभी हैंगओवर होता है तो पेशेंट हमारे पास यूजुअली आ जाते हैं कि हमारे हल्का सर में दर्द हो रहा है, देयर इज हैवीनेस और मुझे नोजिया फील हो रहा है या वॉमिटिंग्स होगी। तो बेसिकली हमारी जो मोस्ट कॉमन यूज में जैसे है नक्स वोमिका हम ट्राई करते हैं विच प्रूव टू बी वेरी बेनिफिशियल एंड वेरी इफेक्टिव इन सच केसेस। सो इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट में आ सकते हैं। और गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स पेशेंट एक्सपीरियंस कर सकता है। दे कैन बी esophagitis, दे कैन बी gastrointestinal bleeding because of the usage of regular use of these drugs. Then the cardiovascular effects, they can be ventricular premature beats can be there. That alcohol it affects blood pressure. Usually अगर हम mild या large amount में alcohol use करते हैं तो it can decrease the blood pressure। एंड मॉडरेट अमाउंट में जब हम यूज करते हैं तो ब्लड प्रेशर कैन बी इंक्रीज। तो यूजुअली जो क्रॉनिक अल्कोहलिक्स होते हैं तो हमें मोस्टली केसेस में हमें हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा मिलता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द रेगुलर यूज ऑफ अल्कोहल इन द मॉडरेट अमाउंट। देन इट कैन कॉज वेसोडाइलेशन, इट कैन कॉज हाइपोथर्मिया, इट कैन रिलीव फ्रॉम एंजाइनल पेन बिकॉज वेसोडाइलेशन कॉज करता है। तो उसकी वजह से जनरलाइज वेसोडाइलेशन होता है तो एंजाइनल पेन भी अगर रहेगा तो उसमें रिलीफ दे देगा। देन रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स में अगर हम स्मॉल या मॉडरेट डोजेस लेते हैं इट कैन stimulate the respiratory effects and it can cause depression by large doses. Then it can produce vomiting and aspiration pneumonia का भी cause रह सकता है। Then musculoskeletal effects अगर हम देखें they can be myopathy, muscular pains, swelling हमें मिल सकती है। There can be progressive weakness of the lower limbs of muscles। तो आपने देखा होगा कि chronic alcoholics होते तो उनके पैर बहुत मतलब लड़खड़ाते से रहते। there is a weakness of lower limb muscles. Renal effects में it can be asymptomatic और myoglobinuria हो सकता है, acute tubular necrosis cause कर सकता है। they can be fatal renal failure भी कॉज कर सकता है अगर अल्कोहल रेगुलर और डिपेंडेंस फॉर्म में यूज किया जाए। देन इट कैन कॉज डायूरेसिस। जो इनिशियली अल्कोहल बेसिकली सप्रेस द एडीएच and it causes diuresis, but later the urine volume generally reflects the fluid intake. These are the physical effects of alcohol. Then withdrawal syndrome. Basically withdrawal syndrome की हमने बात की थी which is one of the core feature of addiction, alcohol addiction. Withdrawal syndrome क्या होता है? It is a characteristic clinical syndrome which develops after abrupt cessation of regular alcohol use that has been heavy and prolonged. बेसिकली पेशेंट डेली अल्कोहल ले रहा है, ऑलमोस्ट डेली यूज हो रहा है फॉर एटलीस्ट अ फ्यू मंथ्स, कई महीनों से वो अल्कोहल ले रहा है। अगर वो एकदम से अल्कोहल बंद करना चाहे
तो क्या होता है, देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सिम्टम्स, जो कि जिनको हम क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स, जिनको हम विड्रॉल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, क्या होते हैं? द पेशेंट विल फील एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, दे कुड बी ट्रेमर्स। ट्रेमर्स कैसे होंगे कि जब पेशेंट हमारे पास आएगा तो वी विल आस्क हिम टू एक्सटेंड हिज आर्म्स, तो वहां पे जब हम उसको आर्म्स एक्सटेंड करने के लिए कहेंगे, सो हमें क्या दिखाई देगा? देयर विल बी फाइन ट्रेमर्स, जो कि हमें हाइपोथायरॉयडिज्म या पार्किंसोनिज्म के केसेस में मिलते हैं। ऐसे जो ट्रेमर्स हैं हमें अल्कोहल यूज, जो अल्कोहल डिपेंडेंट जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी हमें मिलते हैं। सो दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक साइन। देन इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस, हमें पेशेंट में मिलेगी कि अल्कोहल नहीं ले रहा है तो पेशेंट को नींद ही नहीं आ रही है, वो सो ही नहीं पा रहा है। Then there could be loss of appetite, anorexia, nausea and vomiting. There would be marked autonomic hyperactivity, हमें टैकीकार्डिया मिलेगा पेशेंट में। हमने अभी बात की कि जो क्रॉनिक अल्कोहलिक्स होते हैं उसमें हमें हाइपरटेंशन भी मिलता है, यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें मिलेगा। दे विल बी पैरोक्सिस्मल स्वेटिंग, स्वेटिंग बहुत ज्यादा पेशेंट को महसूस होगी। देयर इज टेकिपनिया भी मिल सकता है। देन देयर इज सीवियरली इम्पेयर्ड सेंसोरियम, पेशेंट डिसोरिएंटेड मिलेगा। दे विल बी कंफ्यूजन, साइकोमोटर एजिटेशन हमें पेशेंट में मिलेगी, इल्यूजन्स मिलेंगे, हेलुसिनेशंस हमें मिलेंगे। यूजुअली जो ये विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं 6 से 24 घंटे के अंदर। पेशेंट ने लास्ट जो ड्रिंक लिया उसके 6 से 24 घंटे के अंदर ये सिम्टम्स पेशेंट एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है। और 24 से 48 घंटों के अंदर अगर पेशेंट को अल्कोहल नहीं मिली तो ये पीक पर पहुंच जाते हैं, जहां पे इनको मैनेज करना जरूरी होता है। लगभग 3 से 7 दिन तक ये परसिस्ट करते हैं। सो 7 दिन एक काफी लंबा पीरियड हो जाता है पेशेंट के लिए, जिसमें वो इन सिम्टम्स को मैनेज नहीं कर पाता विदाउट मेडिसिन। वहां पे उसे काउंसलिंग की भी जरूरत होती है, मेडिसिन की भी जरूरत होती है। बेसिकली जो पेशेंट्स अल्कोहलिक्स हैं वो छोड़ना चाहते हैं, चाहे फैमिली के प्रेशर में कह लीजिए, किसको पसंद होगा कि रोज आपकी फैमिली सुना रही है आपको, तो कहीं कहीं उन वो चाहते हैं कि हम भी ड्रॉप कर दें। बट क्या होता है कि जैसे ही वो एकदम से अल्कोहल जो यूज है उसको स्टॉप करते हैं तो उनको ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। उनको नोजिया फील होने लगता है, उन्हें वॉमिटिंग हो जाती है, उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होने लग जाती है, हेडेक होगा। there will be tactile disturbances और visual disturbances, auditory disturbances, illusion, hallucinations होनी शुरू हो जाएंगी। पेशेंट बहुत इरिटेटेड एजिटेटेड फील करेगा। दे कैन बी जो ओरिएंटेशन है वो डिस्टर्ब होने लग जाएगी, क्लाउडिंग ऑफ थॉट्स होने लगेंगे, बीपी इंक्रीज होने लगेगा, नींद नहीं आ रही। तो यहाँ पे पेशेंट क्या करेगा? वो थक हार के ड्रग ले लेगा, अल्कोहल दोबारा ले लेगा। सो दिस इज अ विशियस साइकिल कि पेशेंट ने अल्कोहल लेना शुरू किया एक प्लेजर फीलिंग के लिए, यूफोरिया के लिए, देन उसको उसने डिपेंडेंस में आ गया, उसको क्रेविंग स्टार्ट हो गई। नाउ अब क्रेविंग हो रही है तो पेशेंट ले रहा है, रेगुलरली यूज कर रहा है। अब वो छोड़ना चाह रहा है, लेकिन वो जैसे ही स्टॉप करता है अल्कोहल लेना तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जो कि विदाउट मेडिसिन मैनेज नहीं हो सकते। उसको इतनी ज्यादा एंजाइटी होगी, उसको नींद ही नहीं आ रही है, उसको बहुत बेचैनी हो रही है, उसका बीपी बढ़ रहा है, उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, उसको भूख ही नहीं लग रही। तो वो क्या करेगा? फाइनली अगर उसको उस समय पे कोई भी मैनेजमेंट के लिए उसको मेडिकल हेल्प नहीं मिली, उसको काउंसलिंग नहीं मिली, सो ही विल गेट दैट अल्कोहल और वो दोबारा शुरू कर दे। सो दिस इज द साइकिल जिसकी वजह से इट इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, रिकरेंसी बहुत है, रिलैप्सेस बहुत है, और यहाँ पे बेसिकली मैनेजमेंट करना जरूरी है। सो दिस विड्रॉल स्टेट, दिस विड्रॉल सिम्टम्स इज टू बी मैनेज्ड अगर हम चाहते हैं कि पेशेंट लॉन्ग टर्म में ठीक रहे या वो अल्कोहल यूज करना छोड़ दे।
जैसे कि हमने बात की कि विड्रॉल सिम्टम्स 7 दिन के होते हैं। यहाँ पे जब हमारे पास पेशेंट आता है तो सबसे बड़ी चीज ये भी होती है कि हमें ड्यूरेशन पता हो कि पेशेंट ने लास्ट डोज कब लिया। हमने बात की कि पेशेंट को इल्यूजन्स होने शुरू हो जाते हैं, हेलुसिनेशंस होने शुरू हो जाते हैं, पेशेंट को सीजर्स भी होने शुरू हो जाते हैं। या अगर इट डिपेंड्स कि पेशेंट किस क्वांटिटी में ले रहा है, किस इंटेंसिटी में, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है अल्कोहल लेने की, तो सिम्टम्स की जो इंटेंसिटी है वो उसी के अकॉर्डिंग आएगी। तो जब पेशेंट हमारे पास आ रहा है, उसको एंजाइटी हो रही है, उसको रेस्टलेसनेस हो रही है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि उसने लास्ट ड्रिंक लिया कब। बिकॉज यहाँ पे हम डायग्नोस कर पाएंगे कि अभी पेशेंट को किस तरीके के मैनेजमेंट की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा सिम्टम्स जो परसिस्ट करते हैं 7 डेज करते हैं। तो अगर पेशेंट ने 7 दिन पहले अल्कोहल लिया है तो यहाँ पे तो विड्रॉल मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं है। वहां पे सिर्फ पेशेंट को काउंसिल करने की जरूरत है, क्योंकि विड्रॉल्स तो खत्म हो गए यूजुअली। वहां पे मैनेजमेंट करना है उसकी लॉन्ग सस्टेनेंस के लिए। बट अगर पेशेंट ने अभी 1-2 दिन पहले लास्ट ड्रिंक लिया है और अब उसको 6 घंटे या 24 घंटे के अंदर ये सिम्टम्स आने शुरू हो गए, ठीक है, वी विल मैनेज। सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि पेशेंट यहाँ पे सीजर्स भी आ जाते हैं। जब लॉन्ग टर्म में अल्कोहल यूज किया जाता है तो पेशेंट्स में सीजर्स आने के चांसेस होते हैं। सीजर्स कब आएंगे? द यूजुअल टाइमिंग होता है दैट इज 12 to 18 आवर्स आफ्टर द लास्ट ड्रिंक। तो 12 से 18 घंटे के बीच में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, पेशेंट को क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा कि उसको सीजर्स ना आए, या उसके प्रिवेंशन के लिए हम उसको कुछ दे दें। नेक्स्ट स्टेज इज हेलुसिनोसिस, जो हमने बात की। तो पेशेंट क्या करता है, हेलुसिनोसिस कब होना शुरू होता है? 12 से 24 घंटे के अंदर हो सकता है। तो पेशेंट, अगर आपको लग रहा है कि बहकी बहकी बातें करना शुरू हो गया 12 से 24 घंटे के अंदर, वो अजीबोगरीब बातें कर रहा है, उसको कुछ दिख रहा है, उसको कुछ सुनाई दे रहा है, ठीक है, उसको इल्यूजन्स हो रहे हैं, हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि ही विल गेट इनटू अ स्टेज ऑफ हेलुसिनोसिस, जो कि मैनेज करना जरूरी है। 12 से 24 घंटे के अंदर इस तरह के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। आफ्टर दैट देयर इज अ मेडिकल इमरजेंसी, जिसको हम डेलीरियम ट्रेमेंस बोलते हैं। हमने पढ़ा है अल्कोहलिक्स में मेनली हमें मिलता है, विच इज अ मेडिकल इमरजेंसी, जो कि आपके क्लिनिक्स में मैनेज नहीं होगी। यू हैव टू रेफर द पेशेंट। वो कब शुरू होंगे? पेशेंट ने अगर इस तरह की बहकी बहकी बातें करनी शुरू कर दी, दैट मीन्स ही कैन गेट इनटू दैट स्टेट, जो कि 3 से 4 दिन के अंदर आ जाती है। सो बेसिकली हमें ये जो विड्रॉल सिंड्रोम है इसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है, और पेशेंट इन स्टेजेस में ना चला जाए, उसके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो जाए, उस चीज का ध्यान रखने के लिए हमें वो टाइमिंग प्रॉपर चाहिए होती है, और उसको उस क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना इस टाइम पे जरूरी होता है। राइट। देन द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ क्रॉनिक अल्कोहल यूज। जीआई सिस्टम में देयर कैन बी फैटी लिवर, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है, सिरोसिस तक कंडीशन जा सकती है, दे कैन बी इसोफेजाइटिस, एक्यूट गैस्ट्राइटिस, पैनक्रेटाइटिस हो सकता है, दे कैन बी मैल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो सकता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, बेसिकली पेशेंट में माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जो अल्कोहलिक्स होते हैं उसमें मिलता है। यूजुअली हर तरीके के ड्रग एडिक्ट्स में हमें मैल न्यूट्रिशन मिलेगा। The alcoholics में there is deficiency of thiamine, pyridoxine, विटामिन ए, फॉलिक एसिड, ascorbic एसिड हमें मिलता है। हेमेटोलॉजिकली
एनीमिया हमें मिलेगा, ल्यूकोपीनिया हमें मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हमें मिल सकता है। कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस में हाइपरटेंशन हमने बात की, कार्डियोमायोपैथी हमें मिल सकती है। देन सीएनएस में हमें वर्निक्स कोर्सकॉफ सिंड्रोम मिल सकता है, विच इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस अल्कोहल एडिक्शन और अल्कोहल डिपेंडेंस। डिमेंशिया हमें मिल सकता है। देयर वाज अ केस जो कि पेशेंट हमारे पास सेरिब्रल अट्रॉफी के लिए आया, एंड फैमिली हिस्ट्री में हमें अल्कोहलिक जो हिस्ट्री है वो मिली उनकी। बेशक वो बहुत पहले छोड़ चुके हैं अल्कोहल लेना, लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं वो रहते हैं। सो दिस इज द हिस्ट्री जो कि हमें जाननी जरूरी होती है ऐसे केसेस में। देन पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है, मायोपैथी, हेड इंजरी मिल सकती है बिकॉज ऑफ द रोड एक्सीडेंट जो कि अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में हुई हो। देन मेटाबॉलिक चेंजेस हमें मिल सकता है, कीटो एसिडोसिस हो सकता है, दे कैन बी हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया। Cancers. It can cause oral cancer, esophageal cancer, colon cancer, hepatocellular cancer, and breast cancer in women. Then miscellaneous जो long term effects होते हैं उसमें osteoporosis, tuberculosis, because patient is basically immuno कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, तो उसकी वजह से उसको स्किन इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, उसको ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है। इट कैन गेट इनटू डोमेस्टिक और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बिकॉज वायलेंट हो जाता है पेशेंट, तो घर में भी झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा, उसकी वजह से फैमिली की तरफ से भी दे कैन बी इंजरीज और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हमें मिल सकते हैं। सो दीज आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ क्रॉनिक अल्कोहल यूज। देन इन्वेस्टिगेशंस, बेसिकली हमें मैक्रोसाइटोसिस पेशेंट में मिलता है इफ ही इज यूजिंग अल्कोहल क्रॉनिकली। एलिवेटेड जीजीटी लेवल्स हमें मिलेंगे। देन दे कैन बी मॉडरेट एलिवेशन ऑफ एएसटी एंड एएलटी रेशियो जो है वो भी 2:1 जो है, इट डिटेक्ट्स दैट देयर इज अल्कोहलिक लिवर डैमेज होना शुरू हो गया है। दे कैन बी हाई सीडीटी, हाइपोकेलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया मिल सकता है, हाइपोमैग्नीसीमिया मिलेगा, हाइपरयूरिसीमिया मिलेगा, रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हमें इन पेशेंट्स में मिल सकता है। सो दीज आर द इन्वेस्टिगेशंस जो हम पेशेंट की करा सकते हैं और हम देख सकते हैं कि किस किस लेवल पर उसको अफेक्ट हुआ है एंड विच व्हाट वी हैव टू मैनेज। देन द ट्रीटमेंट गोल, बेसिकली क्या करना है हमें? सबसे पहले तो विड्रॉल्स को मैनेज करना है, बिकॉज अगर हम विड्रॉल्स को मैनेज नहीं करेंगे तो पेशेंट लॉन्ग सस्टेनेंस में कभी भी नहीं जा सकता, वो कभी भी अल्कोहल यूज जो है, अब्यूज जो कर रहा है, वो उसको नहीं छोड़ पा सकता। तो ये एक इनिशियल स्टेज है जहां पे हम अगर पेशेंट को हेल्प करते हैं तो हम पेशेंट को लॉन्ग टर्म रिकवरी में ला सकते हैं। राइट, तो सबसे बड़ा जो रोल है ट्रीटमेंट, होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट का रोल है वो हमारा विड्रॉल सिंड्रोम के लिए है। देन टू एनहांस द पेशेंट मोटिवेशन टू अचीव लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट एंड एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल। दूसरी चीज ये है कि पेशेंट की जो डे टू डे इलनेस है, हमने बात की कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गया है, उसको मैलन्यूट्रिशन है, उसको हाइपरटेंशन आ रहा है, तो ये जो सारी डे टू डे इलनेस भी उसको बहुत ज्यादा होगी, तो उन सबको मैनेज करना जरूरी है। देन द बेसिकली अफोरिज्म वन हमें सिखाता है, द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर, एज इट इज टर्म। सो हमें पेशेंट को रिहेबिलिट, क्योंकि उसके जब अल्कोहल डिपेंडेंस में आया, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर जब हमने उसको डायग्नोस किया, तो उसके जो सारे स्फेयर्स है ना वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। सोशली भी अफेक्टेड है, उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी अफेक्टेड है, उसका ऑक्यूपेशन भी अफेक्टेड है, यूजुअली अनएम्प्लॉयड हो जाए होंगे या जॉब से निकाले जाएंगे, तो उनका वो जो रिहेबिलिटेशन करना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली हमें उसको मेंटली भी हमें ठीक करना है, उसको फिजिकली भी ठीक करना है, सोशली भी ठीक करना है एंड स्पिरिचुअली भी ठीक करना है। जब अल्कोहल या इस तरह के ड्रग्स के उसमें आ जाते हैं पेशेंट, तो उनका जो रूटीन है वो एकदम बिगड़ जाता है। उन्हें नहीं पता कब सोना है, उन्हें नहीं पता कब उठना है, कब खाना है, उनका जो पूरा रूटीन है वो खराब हो जाता है। तो हमें उनको उस रूटीन में भी लाना है,
हमें उनके हर एक स्फेयर में जो जो अल्कोहल की वजह से इफेक्ट हुआ है उसको भी ठीक करना है। तो बेसिकली एक रिहैबिलिटेशन भी पेशेंट को देना है और मोटिवेट करना है ताकि वो उन चीजों से दूर रहे, विच इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। अल्कोहल एडिक्शन या किसी भी तरह के एडिक्शन को छुड़ाने के लिए सिर्फ ओपीडी में हम काम करें बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि सबसे पहली जो चीज है, पेशेंट एक्सेप्ट ही नहीं करता कि मैं बीमार हूं। तो हम किस चीज पर काम करेंगे? पेशेंट तो एक डिनायल स्टेट में है। यूजुअली ओपीडी में जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो पेशेंट तो हमारे पास आता ही नहीं है इसके लिए। तो हमारी एक लिमिटेशन होगी कि हम कैसे ठीक करें पेशेंट को। पेशेंट तो हमारे पास कोई और इलनेस के लिए आ रहा है। यूजुअली अगर हमने पास हिस्ट्री में या उसकी पर्सनल हिस्ट्री में ये पूछ भी लिया कि वो अल्कोहल ले रहा है, कितना रेगुलर ले रहा है। लाइक पेशेंट हमारे पास आ गया पाइल्स के लिए, अब हमने हिस्ट्री में ले लिया कि वो तो अल्कोहल यूज कर रहा है। ठीक है, तो अब वो अल्कोहल के लिए, तो अल्कोहल छोड़ने के लिए हम वो ट्रीटमेंट नहीं लेगा, उसको ट्रीटमेंट चाहिए पाइल्स के लिए। एंड ही विल नॉट एक्सेप्ट। वो तो बोलेगा कि मेरा तो बिजनेस ही ऐसा है, मुझे तो पीना ही पड़ता है, हफ्ते में एक बार लेना ही लेना पड़ेगा। अगर मैं किसी के साथ बैठूंगा ऐसे तो काम ही नहीं चलेगा। देन व्हाट विल यू डू? सो बेसिकली सबसे बड़ी जो इसमें चैलेंज है दैट इज दैट डिनायल स्टेट, जिसको लेकर पेशेंट आता है उनको ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं होती। 1% पेशेंट भी ऐसे नहीं होते जो ये बोले कि जो एक्सेप्ट करें कि मैं बीमार हूं, मुझे इस चीज के लिए ट्रीटमेंट चाहिए। यूजुअली जो आते हैं वो आते हैं हमारे पास उनके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स की मेरे घर में ऐसा हो रहा है, मेरा पति ड्रिंक करता है जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स है। देन आप क्या करोगे? अब तो यूजुअली जो फोर्सफुल एडमिशंस पहले हो जाते थे वो भी हमारी गवर्नमेंट ने बंद किए हैं। जो मेंटल हेल्थ एक्ट जो 2017 में आया है उसके अकॉर्डिंग हम फोर्सफुली किसी भी पेशेंट को जो रिहैब सेंटर्स हैं या ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं उसमें एडमिट भी नहीं कर सकते। पेशेंट की विलिंगनेस होना वहां जरूरी है। दूसरी चीज, अगर ओपीडी में पेशेंट हमारे पास उसका रिलेटिव आ रहा है, पेशेंट तो आ ही नहीं रहा ना, पेशेंट को हमने देखा, देन जो फैमिली मेंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, क्या वो हमें एक प्योर पिक्चर जो हमें पेशेंट को ट्रीट करने के लिए चाहिए, क्या वो दे सकते हैं? बहुत ही मुश्किल रहेगा। क्यों? क्योंकि जो फैमिली मेंबर्स हैं वो ही इतने ओवर एंशियस है, उन्हीं को वो ही इतने फियरफुल हैं या उन्हीं को इतना ग्रीफ है इस चीज को लेकर कि वो जो एक्चुअल पिक्चर हमें पेशेंट की चाहिए जिसको हमें ठीक करना है, वो पिक्चर लेना बहुत ही मुश्किल है इन केसेस में। सो वहां पे जो पिक्चर ही नहीं मिलेगी तो हाउ वी विल ट्रीट। जो कि हमारे डॉक्टर कैन, डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स बोलते हैं कि हमें एक्चुअल पिक्चर, प्योर पिक्चर, डॉक्टर हैनीमैन बोलते हैं प्योर पिक्चर, हमें टोटलिटी चाहिए जिसके बेसिस पे हम प्रिस्क्राइब करें। फिर भी वी कैन ट्राई आवर बेस्ट कि पेशेंट नहीं है, ठीक है, हम स्टार्ट तो करें, या फिर जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको इतना मोटिवेट करें, उनको तो एटलीस्ट काउंसलिंग दें। यहाँ पे सिर्फ पेशेंट को ठीक करना हमारा एम नहीं होता, उनके फैमिली मेंबर्स को भी जो इफेक्ट आ रहे हैं उनको भी तो ठीक करना है। उनका भी तो वो ओवर एंशियसनेस जो है उसको ठीक करना पड़ेगा, उनको भी जो एंजाइटी हो रही है उसकी वजह से जो ग्रीफ हो रहा है, उनको जो फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे परेशानियां उस वजह से आ रही है, वहां पे भी वी हैव दैट रूल, द मेडिसिन हैव दैट रूल। सो पेशेंट की फैमिली को काउंसिल करना, उनको मोटिवेट करना, उनको अवेयर कराना कि इस तरह के डी एडिक्शन सेंटर्स भी अवेलेबल है, ये भी हमारा एज अ फिजिशियन रोल है जो कि हमें करना चाहिए। अगर ओपीडी में पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, अगर कुछ हो रहे हैं दैट इज वेरी गुड, अगर नहीं हो रहे तो हमें एटलीस्ट एक जो रेफरल रेफरेंसेस जो है, रेफरल तो एटलीस्ट हम करें, फैमिली ठीक रहे। और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, डी एडिक्शन सेंटर्स में पेशेंट को भी, उसको भी एक स्केड्यूल में लाया जाए, उसका भी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज किया जाए, उसको उस ड्रग से दूर रखा जाए और उनको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया जाए। दैट इज द मोटिव।
देन द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रीटमेंट, सो सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन दे के ये जो हमारा एम है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा. सो वी नीड कि फैमिली असिस्टेंस प्रोग्राम भी रहे, फैमिली काउंसलिंग भी रहे. पेशेंट का स्केड्यूल बिल्कुल अलग हो चुका है, खराब हो चुका है, तो उसको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भी डाला जाए, उसका स्पिरिचुअली ट्रीटमेंट भी करा जाए एंड साइको सोशल ट्रीटमेंट भी किया जाए. सो दीज आर द कंपोनेंट्स जहां पर हमें काम करना है. Then the initial phase of treatment of alcohol dependence, which includes the treatment of withdrawal symptoms. जहाँ पे हमें withdrawal symptoms जो आ रहे हैं, which surfaces after abrupt cessation of alcohol, the assessment of medical complication with the treatment of those रिक्वायरिंग एक्यूट इंटरवेंशन इज नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन. तो ये जो स्टेज है, जो इनिशियल फेज है, जो विड्रॉल सिम्टम्स का हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, इस स्टेज को हम डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं. So this is the medical term we used for the treatment of withdrawal syndromes. नाउ द होम्योपैथिक रेमेडीज, अगर हम देखें, एक रिसर्च स्टडीज देखें, तो उसमें बेसिकली 8 to 10 हमारी स्टडीज हुई हैं अल्कोहल एडिक्शन पर, और उसमें जो कॉमन रेमेडीज हैं वो भी हम बात करेंगे. सो बहुत ज्यादा रिसर्च भी इस फील्ड में नहीं हुई है. अल्कोहल पर तो फिर भी आपको 8 से 10 रिसर्च स्टडीज मिल जाएंगी, बट कैनबिस, ओपियोइड्स, हेलुसिनोजेंस या सॉल्वेंट्स, इन सब पर तो अभी बहुत ही कम रिसर्च हुई है, जो कि एक फील्ड है जिसमें हमें और जो स्कोप ऑफ होम्योपैथी है बेसिकली देखना जरूरी है. देन दीज आर द होम्योपैथिक रेमेडीज. अल्कोहलिक हैबिट है तो देर ये मैंने द प्रिस्क्राइबर से लिया है. And you can give a single dose of sulfur 30 or 200 every 2 or 3 weeks in conjunction with any other treatment. तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ you can give sulfur 30 or 200, या अगर पेशेंट कोई और भी ट्रीटमेंट ले रहा है तो it can be helpful. Then अगर क्रेविंग पेशेंट को हो रही है, which who wish to give up the habit, तो सिंकोना बेसिकली हम दे सकते हैं मदर टिंचर में इन वाइन ग्लास 3 times a day. और सिंकोना से भी अगर हमें डिजायर्ड इफेक्ट नहीं मिल रहे हैं, सो वी कैन गिव सल्फर 3 इन दैट केस 3 times a day, जो कि अल्कोहल की क्रेविंग को कम करने के लिए हेल्पफुल रहेगा. अगर पेशेंट में आपको देर इज वर्लिंग वर्टाइगो, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, और द ब्रेथ ऑफ द पेशेंट इज वेरी फाउल, या देर इज ग्नोइंग एट द स्टमक पिट, यू कैन थिंक ऑफ क्वेरकस. If there is any nervous collapse or sinking sensation in craving, तो वहां पर आप इवेना सिटाइवा क्यू भी दे सकते हैं. एक्यूट अल्कोहलिज्म के केसेस में जहाँ पे जो हमने डेलीरियम ट्रेमेंस की बात की, तो वहां पे स्क्लूटेरिया क्यू हम दे सकते हैं. अगर देर इज वेरी मच गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स हैं पेशेंट में जो आपको मिल रहे हैं, एंड देर इज वॉमिटिंग ऑफ म्यूकस, वहां पे एंटिम टार्ट 3x हम ट्राई कर सकते हैं. Then Nux vomica is a wonderful remedy in such cases. Delirium के cases में हम if it is furious with starting eyes, तो हम belladonna 1x. We can think of hyoscyamus in that case if it is low or muttering, or if there is the patient is complaining of vision of animals or anything like that, so हम stramonium भी सोच सकते हैं. अगर हम टोटल एब्सटेंस की बात करें एंड देयर इज मॉर्निंग वॉमिटिंग हमें पेशेंट में मिल रही है, तो हम नक्स वोमिका 30, नक्स वोमिका भी 3 हम 4 आर्ली पेशेंट को दे सकते हैं. अगर आपको अल्कोहलिक्स में बहुत ज्यादा आफ्टर सिजेशन बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी या नर्वस डिप्रेशन मिले और पेशेंट को नींद नहीं आ रही, तो उन केसेस में अवेना सटाइवा इज अ वंडरफुल रेमेडी जो कि उनको हेल्प करेगी. देन अगर बहुत ज्यादा क्रॉनिक वॉमिटिंग मिल रही है एंड द टंग इज वाइट कोटेड, तो उन केसेस में एंटिमटार्ड 6 वी कैन यूज. क्वेरकस क्यू भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रेमेडी रही है टू रिड्यूस द क्रेविंग फॉर दीज एल्कोहलिक्स. Then there are some remedies like Angelica atroperpura,
which we can use in tincture form to produce disgust for the liquid, which is a wonderful remedy to reduce the craving. And हम 5 drops जो है 3 times a day पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं, दे सकते हैं। एवेना सटाइवा बेसिकली हमने बात की कि जो पेशेंट अगर बहुत ज्यादा नर्वस फील करते हैं या पेशेंट को नींद नहीं आ रही, बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही, उसने बहकी बहकी बातें करना शुरू कर दिया, हेलुसिनोजेंस है मिल रहे हैं एंड पेशेंट इज वेरी नर्वस, तो वो एक डेलीरियम ट्रेमेंस में जाने की स्टेज पर है, तो उन केसेस में भी हम एवेना सटाइवा क्यूब पेशेंट को दे सकते हैं। स्ट्रोफेंथस इज अ वेरी गुड रेमेडी अगर हमें अल्कोहलिक्स में एनीमिया मिल रहा है विद पैल्पिटेशंस और उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो उन केसेस में हम स्ट्रोफेंथस क्यू पेशेंट को दे सकते हैं, विच कैन ऑल्सो प्रोड्यूस अ डिस्गस्ट फॉर अल्कोहल। एंड अगेरिकस जो है बहुत यूजफुल रेमेडी है बेसिकली ट्रेमर्स के केसेस में, जहाँ पे हमें देयर जर्किंग, ट्विचिंग एंड इचिंग एंड ट्रेमर्स हमें मिल रहे हैं, जहाँ पे नक्स वोमिका भी हेल्पफुल नहीं रह रही है, तो उन केसेस में हम अगेरिकस यूज कर सकते हैं, स्पेशली इन ट्रेमर्स एंड डेलीरियम। देन देर आर अदर रेमेडीज लाइक एकोनाइट आर्सेनिक एल्बम, जहाँ पे बहुत ज्यादा पेशेंट एंशियस है, बहुत ज्यादा फियरफुल है एंड देर इज अल्कोहल कंजप्शन यहाँ पे है, नक्स वोमिका वी कैन यूज। सल्फ्यूरिक एसिड, जब हमने ट्रेम्बलिंग की, ट्रेमर्स की बात की, तो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड, एगैरिकस, जिंकमेट, अगर हमें हाथों में ट्रेम्बलिंग मिल रही है तो वी कैन थिंक ऑफ काली ब्रूम। अगर पैर, आप पेशेंट आपके पास बैठा है और यू कैन सी ट्रेम्बलिंग इन लेग्स, सो बेसिकली जिंकमेट आप सोच सकते हैं कि जो कि बहुत अच्छी रेमेडी है फॉर कंट्रोलिंग दोज ट्रेम्बलिंग ऑफ लोअर लिम्स। अगर पूरी पेशेंट पूरा ही ट्रेम्बल करता हुआ आपको दिख रहा है, यू कैन थिंक ऑफ फॉस्फोरस इन दैट केस, और उसको जीआई कंप्लेंट्स भी आ रही हैं, तो आप फॉस्फोरस यूज कर सकते हैं। मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रही हूँ, जहां पे पेशेंट आपको कंप्लेन कर रहा है कि वो कांप रहा है, लेकिन आपके सामने बैठे हैं, आपको नहीं दिख रहा कि उसका कोई हाथ कांप रहा है या पैर कांप रहा है, तो बेसिकली इंटरनल ट्रेम्बलिंग जो कि सिर्फ पेशेंट को फील हो रही है, उन केसेस में वी कैन थिंक ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देन सिफिलाइनम, जहाँ पे आपको फैमिली हिस्ट्री में भी अल्कोहलिज्म मिल रहा है और सिफिलिटिक कैरेक्टर ऑफ सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं, तो उन केसेस में यू कैन थिंक ऑफ सिफिलाइनम। रेननकुलस बल्बोसस इज अ वंडरफुल रेमेडी फॉर द कंडीशन ऑफ डेलीरियम ट्रेमेंस। देन वी कैन थिंक ऑफ सल्फर। यूजुअली अगर हम बात करें तो जो अल्कोहलिक्स होते हैं या जो भी ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, उनमें आपको देखने को मिलेगा कि वो गंदा, मतलब वो नहाना ही नहीं पसंद करते, लाइक नहाना नहीं है, खाना टाइम से नहीं है, उनका कोई भी रूटीन नहीं बना हुआ। सो उन केसेस में सल्फर इज अ वंडरफुल रेमेडी जो कि अल्कोहलिक्स में या ड्रग एडिक्ट्स में बहुत यूजफुल देखी गई। देन definitely with you have to see other symptoms also. Then lechesis you can think of chamomilla, बहुत ज्यादा एजिटेशन है, बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी है पेशेंट में, सो उन केसेस में you can think of chamomilla also. देन बिहेवियरल ट्रेट्स की बात करें, जैसे मैंने बोला कि पेशेंट नहाना नहीं पसंद करता, ड्रग एडिक्ट्स या अल्कोहलिक्स, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ट्रेट्स हैं। होम्योपैथी की जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा बात करते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की, तो ऐसा नहीं है कि डायग्नोसिस ही हम लेकर चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो विड्रॉल सिम्टम्स आए हमने उसी के बेसिस पे मेडिसिन दे दी, ऐसा नहीं करते हम लोग। मोडालिटीज भी देखते हैं हम लोग, सेंसेशन भी लेंगे, हम लोकेशन भी लेंगे उसके सिम्टम्स की, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो साथ में वी ऑल्सो टेक द मेंटल सिम्टम्स। तो अल्कोहलिक्स के अपने एक बिहेवियरल ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि एब्यूजिव होना, एब्यूजिव होना बहुत ही कॉमन है अल्कोहलिक्स में। देर इज ग्रीडी होना, बीइंग ग्रीडी, बिकरिंग एंड ब्लेम करना सबसे ज्यादा, कि कुछ भी हुआ तो दे ब्लेम अदर्स, कि ये मैंने तो नहीं किया, ये ऐसा मेरी गलती नहीं है, मेरे घर वाले ऐसे। सो इस तरह की ब्लेमिंग जो है वो पेशेंट यूजुअली करते हैं। बिकरिंग बेसिकली क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स बहुत जल्दी कर लेंगे अबाउट छोटी छोटी चीजों के बारे में, आर्ग्यूमेंट करना इनके ट्रेड्स में आ जाता है। देन ब्रेकिंग हाउस रूल, जो आपने रखा है कि आपके 10 बजे तक घर आ जाना है, नहीं, वो अपना टाइम स्पेंड करेंगे बाहर,
उनके लिए वो 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं, उनके लिए वो टाइम मैटर नहीं करता, या वो हाउस रूल मैटर नहीं करता। देन बटिंग इन, बेसिकली कोई भी कन्वर्सेशन चल रही है या एक्टिविटी चल रही है, तो क्या करेंगे, बीच में उनको आना है, तो इंटरप्ट करना है चीजों को। होता है ना कि आप नॉर्मल बात कर रहे हो, किसी ने